साथी, उत्तर प्रदेश के प्रधानी के चुनाव में या पंचायत के चुनाव में आरक्षण कैसे लागू होता है, मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं और फार्मूलों के तहत समझाने वाला हूं। अगर आप भी यूपी में के रहने वाले हो और ग्राम प्रधानी या बीडीसी या जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो शानदार होने वाला है। आज मैं आपको फार्मूले के तहत ये बताने वाला हूं कि आपके गांव में कौन सी सीट आ सकती है, ये भी समझा सकता हूं साथियों। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हो, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथियों। हमारे पीछे आप एक तस्वीर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 आरक्षण नियम। प्रधानी के चुनाव में आरक्षण कैसे लागू होता है, जानिए कौन सी आरक्षित सीटें आपके गांव में आ सकती हैं साथियों। क्योंकि लगातार मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रधानी के चुनाव को लेकर बताता रहता हूं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं आरक्षण की श्रेणियां। आप इसको जानना बहुत ही जरूरी है, तभी आप आगे वीडियो में समझ पाएंगे कि हमारे गांव में कौन सा सीट किस आधार पर और कैसे आ सकती है। आप यहां पर पढ़ सकते हैं आरक्षण की श्रेणियां, कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन। अब पहला होता है एससी अनुसूचित जाति, दूसरा होता है एसटी अनुसूचित जनजाति। उत्तर प्रदेश की में ये एसटी की संख्या बहुत कम है, इसलिए बहुत ही कम सीटें ये आरक्षित होती हैं। अब तीसरा नंबर पर आता है ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग। चौथे नंबर पर आता है महिलाएं, 33% आरक्षण हर श्रेणी में इनके लिए लागू होता है। सामान्य वर्ग यदि कोई भी सीट हो उपरोक्त आरक्षण में नहीं आती, यानी समान सीटों पर आरक्षण नहीं लागू होती है। लागू कहाँ होती है? महिलाओं पर लागू होती है, ओबीसी पर लागू होती है, एसटी पर लागू होती है, एससी पर लागू होती है। तो आप ये पहला चरण समझ गए होंगे। अब चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। आप यहाँ पर देख सकते हैं आरक्षण तय करने के फार्मूले, आप यहाँ पर देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। यही फार्मूला के अंतर्गत आपके गांव में, आपके जिले में तय होती है कि कौन सीट हमें एससी देनी है, कौन ओबीसी करनी है और कौन जनरल यानी सामान्य करना है साथियों। अब यहाँ पर देख सकते हैं जनगणना के आंकड़े के आधार पर ग्राम पंचायत के क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक या और जिला पंचायत स्तर पर आरक्षण जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है, यानी जनसंख्या के आधार पर ही यहाँ पर सीटें आरक्षित लागू की जाती हैं। अब आप देख सकते हैं 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार माना जाता है। अब तक कोई नई जनगणना लागू नहीं होती है, यानी जितने भी आरक्षण सीटों पर लागू होता है वो 2011 के जनगणना को मानक मानकर लागू किया जाता है। क्योंकि भारत में अभी कोई ऐसा जनगणना नहीं हुआ है, लेकिन सरकार तैयारी कर रही है जनगणना कराने की, वो भविष्य की बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2011 की जो जनगणना है उसी को मानक मानकर हर सीटों में आरक्षण फार्मूला लागू की जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वार्ड ग्राम पंचायतों की कुल संख्या तय होती है। मान लीजिए किसी ब्लॉक में 100 ग्राम पंचायतें हैं। अब एससी, एसटी, ओबीसी की कुल जनसंख्या का अनुपात निकालकर यह तय किया जाता है कि कितने सीटें किस वर्ग के लिए आरक्षित होती हैं साथियों। यानी पहले सारा डाटा इकट्ठा कर लिया जाता है, उसके हिसाब से हर एक श्रेणी में ओबीसी हो, एसटी हो या एससी हो या जनरल को रख दिया जाता है। उसके बाद फार्मूला लगाकर सभी सीटों को धीरे धीरे अलग कर दिया जाता है। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, उदाहरण मान लीजिए, उदाहरण समझें। आप समझना है कि मान के चलिए ब्लॉक में कुल ग्राम पंचायतें 100 हैं। मानिए आपके ग्राम पंचायत, आपके ब्लॉक में जितना भी ब्लॉक है, आपके ब्लॉक में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 100 है। ध्यान देने योग्य बात है। अब एससी की जनसंख्या 20% है, तो उनके लिए 20 सीटें यहाँ पर एससी के लिए छोड़ी जाएंगी। एसटी की जनसंख्या 1% है, तो उनके लिए 1 सीट एसटी के लिए छोड़ी जाएगी। ओबीसी की जनसंख्या 27% है, तो यहाँ पर 27% ओबीसी के लिए यानी 27 सीटें उनके लिए छोड़ी जाएगी। शेष 52 सीटें सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर अनरिजर्व किया जाएगा। अब इसमें सामान्य महिला भी होती है, सामान्य पुरुष भी होते हैं, आपको ध्यान देना है। अब हमारी बात आप समझ चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। आपके ब्लॉक में यानी 100 गाँवें आती हैं, तो 100 गाँव में आरक्षण कैसे लागू होता है? मान लीजिए यहाँ पर फिर से देख लीजिए, एससी की संख्या यहाँ पर 20% है, तो 100 में से 20 सीटें एससी के लिए आरक्षित होती है। एसटी के लिए 1% उनकी आबादी है, तो पूरे पंचायत में 1 सीट उनके लिए आरक्षित होती है।
ओबीसी जनसंख्या 27% है 100 ग्राम पंचायतों में, यानी एक ब्लॉक में 100 ग्राम पंचायत अगर आते हैं तो यहाँ पर 27 सीटें उनके लिए यहाँ पर आरक्षित की जाती है। फिर शेष 52 सीटें सामान्य वर्ग के लिए अनरिजर्व किया जाता है। इसमें महिलाएं भी आती हैं, आपको ध्यान देना है, इसमें महिलाएं भी आती हैं, ये समझना आपको है। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं महिला आरक्षण हर वर्ग के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल में से 1 से 3 सीटें महिलाएं के लिए आरक्षित की जाती है, यह भी आप समझ लीजिए। अगर आपको हमारी बात समझ में आ गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दो। फिर सबके लिए आरक्षण कैसे लागू होती है इस बात को आपको भी समझना है और खुले मन से आपको एक चीज देखना है, महिला आरक्षण हर वर्ग एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल में से 1 से 3 सीटें महिलाएं के लिए आरक्षित होती है, बात आप पहले समझ चुके हैं। अब यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए, एससी की 20 सीटें हैं तो उसमें 7 सीटें एससी महिला के लिए छोड़ी जाती हैं, यानी 13 सीटें एससी पुरुष के लिए होंगी तो 7 सीटें यहाँ पर मान के चलिए महिलाएं के लिए रिजर्व होगी साथियों। अब ओबीसी में भी यही फार्मूला लागू होगा। ओबीसी की कुल 27 सीटों में से 9 सीटें यहाँ पर ओबीसी महिला के लिए छोड़ी जाएगी। अब जनरल की 52 सीटों में से 17 सीटें महिलाओं के लिए उनके लिए छोड़ी जाती है। ये आरक्षण का नियम है, आरक्षण का फार्मूला है। अब आप हमारी इस बात को समझ चुके हैं। एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि एससी की अगर 20 सीटें हैं तो उसमें 7 सीटें महिलाओं के लिए छोड़ना पड़ेगा। ओबीसी की 27 सीटें हैं तो 9 सीटें महिलाओं के लिए छोड़ना पड़ेगा। जनरल के लिए अगर 52 सीटें हैं तो उसमें 17 सीटें जनरल महिलाओं के लिए छोड़ी जाने योग्य है। अगर नहीं छोड़ी जाती है तो आप आपत्ति दाखिल कर सकते हैं, पढ़े लिखे हो तो। फिर चलते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं आरक्षण और रोटेशन प्रणाली हर बार जब चुनाव होते हैं तब ये जरूर लागू होता है हर ग्राम सभा पर। अगर नहीं लागू होता है तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वीडियो में आप क्या प्रक्रिया अपना सकते हो। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, पंचायतों में आरक्षण रोटेशन के आधार पर किया जाता है। हर पंचायत को एक बार आरक्षण लाभ जरूर मिले, यानी मान के चलिए 2000 जब भी 15 में हो या फिर 15 में हो या 21 में हो जब चुनाव हुआ या फिर 26 में होने वाला है तो मान के चलिए आपका सीट एससी था, 2021 में वो सीट ओबीसी के लिए रिजर्व होगा, फिर वो सीट सामान्य वर्ग के लिए रिजर्व होगा। यानी इसी को रोटेशन प्रणाली कहा जाता है, जो बदले हुए क्रम जिसे चक्रानुक्रम कहते हैं, यानी बदलते रहना मौसम की तरह से हर 5 साल में एक बार। लेकिन बहुत से ऐसे साथी हैं जो ये पूछ रहे थे कि हमारे गांव में आज़ादी से अब तक अभी ये सीट आई नहीं। तो साथियों एक चीज आपको देखना है कि आपके गांव में पढ़े लिखे लोग होंगे और कुछ पैसे पावर वाले लोग होंगे, कुछ सत्ता के करीबी होंगे, तो धन बल के उपयोग से वो ऐसा काम कर रहे हैं। अब आपको देखना है रोटेशन महिला सीटों पर भी लागू होता है, यानी जो मैंने आपको फार्मूला बताया है वो फार्मूले में रोटेशन प्रणाली महिलाओं पर भी लागू होती है। जितनी सीटें उनके लिए छोड़ी जाती हैं उन पर भी रोटेशन प्रणाली लागू होती है। अब आप हमारी बात समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दो साथियों। अब यहाँ पर देख सकते हैं आरक्षण की प्रक्रिया का एक नेम और है जो आप जान सकते हैं। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का प्रतिशत तय होता है। यानी मान के चलिए आपके गांव में किसी जाति की संख्या है तो उसका जो प्रतिशत निकाला जाता है उसी के हिसाब से यहाँ पर आरक्षण लागू होता है। आरक्षण की सूची पंचायतों और लॉटरी ड्रा के जरिए तय की जाती है। अब मान के चलिए कहीं मसला फंस गया तो जो लॉटरी का ड्रा का नियम होता है ये विशेषकर अधिकारियों के पास होता है, वही यहाँ पर मामले को सुलझा लेते हैं और समझा लेते हैं। आरक्षण फार्मूला मान के चलिए जनसंख्या बराबर आई तो वहाँ पर मामला अटक जाता है, तो लॉटरी जो प्रक्रिया है वहाँ पर जरिए तय होती है। एक प्रक्रिया बहुत ही कम यूज होता है प्रधानी के चुनाव में, जिला पंचायतों के चुनाव में। हर श्रेणी में 33% आरक्षण भी महिलाएं में होती है। आप ये बात समझिए, हर जो रिजर्वेशन सीट होती है एससी के लिए, ओबीसी के लिए, अन्य चीज के लिए, वहां पर महिलाएं आरक्षण भी शामिल होता है 33%। सीटों का आरक्षण हर पंचायती चुनाव में रोटेशन बदला जाता है, यानी हर पंचायत चुनाव में बदलना चाहिए उस सीट को। लेकिन कुछ जगह पर ऐसा नहीं होता है तो धन बल सत्ता का पल यहाँ पर प्रयोग कर लेते हैं। अब चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान देनी है, फिर मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि आपके ग्राम सभा में कौन सी सीटें आ सकती है। अब आपको यहाँ पर देखना है
आरक्षण सूची चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित की जाती है। यानी जो आरक्षण सूची होती है वो जब चुनाव का डेट आता है उससे कुछ दिन पहले आपके ग्राम सभा में, आपके जिला पंचायत कार्यालय में वहां पर आरक्षण सूची लगा दी जाती है कि कहां पर कौन कौन सी सीट आएगी। अब यदि कोई वक्त आरक्षण सूची से असहमत हो तो उसे नियम अनुसार आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार है। मान के चलिए अगर आपके गांव में सीट है जर्नल और आपको शक है कि हमारे गांव में ओबीसी की आबादी ज्यादा है तो ओबीसी की सीट आनी चाहिए, तो उस क्रम में आप यहां पर आपत्ति दाखिल कर सकते हो वकील के माध्यम से जानकारी जुटाकर। यह भी आपको संविधान ने हक दिया है, अधिकार दिया है। अब महिला आरक्षण विटामिन कैटेगरी होता है, ये यानी एससी महिलाएं, ओबीसी महिलाएं आदि होती है। यहाँ पर भी यह बताया गया है कि कैटेगरी भी होती है एससी महिला की और ओबीसी के लिए और एसटी के लिए। साथियों अब हमारी बात आप समझ चुके हैं, अब मैं आपको आगे की तरफ ले जा रहा हूं जिससे आपको बात समझ में आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हो आरक्षण कैसे आपके गांव में कैसे लागू होता है, आप इस बात को समझ चुके हो। लेकिन जो मेन बात है जिसके लिए आप वीडियो में आए हो मैं उसको बताने वाला हूं। अब मान के चलिए आपके गांव में अभी मौजूदा वक्त में ओबीसी है, अब इसको बदलना है 2026 के प्रधानी के चुनाव में, तो यहां पर रोटेशन प्रणाली लागू होता है। आपके गांव की जितनी भी जनसंख्या है उसका अनुपात होगा, जो अधिकारीगण वहां पर करेंगे ये काम, उन अनुपात निकाल लेते हैं, फिर वहां पर जो आरक्षण नियम होता है उसको लागू कर लेंगे, फार्मूला लगा लेंगे। उसी के हिसाब से वहां पर अगर ओबीसी आया है तो 2021 में अगर ओबीसी आया है तो ओबीसी महिला भी आ सकती है, यहाँ पर सामान्य भी हो सकता है, यहाँ पर एससी भी हो सकता है। अगर जिस संख्या यानी जो 2026 के प्रधानी के चुनाव से पहले जिसकी संख्या ज़्यादा हुई, उसी एससी हुई या ओबीसी हुई, उसी का सीट रिजर्व हो जाता है। आपको बात समझ में आई? अगर कुछ नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय, अपना सवाल हमसे पूछ सकते हो। साथियों मैंने आपको समझा दिया कि आरक्षण कैसे लागू होता है, किस तरह यहाँ पर फार्मूला तय होता है, कितने प्रतिशत आरक्षित महिलाओं को दी जाती है। आपको हर बात समझ में आ गई हो। अगर कोई बात सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप सवाल पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।